गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। आप जिस भी समय लेक्चर देख रहे हो, आपको उस समय के लिए गुड। ठीक है, तो चलिए आज हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव। कौन से चैप्टर का? चैप्टर नंबर 1 बातचीत, जिसके लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट जी। ठीक है, तो हम लोग क्लास 12th का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज देखने जा रहे हैं। चूँकि हम लोगों ने पहले क्या क्या कर लिया है वो आपको बता दें। तो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने लेखक परिचय और लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, हिंदी का चैप्टर का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हमने कर लिया है। यदि आपने एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है और आपको एकदम दिल में दिमाग में सब जगह बैठा दिया गया है। ठीक है, तो जो भी बच्चे देख लिए हैं बहुत बहुत अच्छी बात है। और आज हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहले ये देख लीजिए क्या है। ठीक है, 70 प्लस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक्स्ट्रा नॉलेज भी है इसमें दिया गया है। एक्स्ट्रा नॉलेज जो आपको और भी ऑब्जेक्टिव बनाने में काम आएंगे और आपको प्रश्न उत्तर व्याख्या लिखने में भी काम आ सकता है। काम आ सकता है नहीं, आएगा ही 100%। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक्स टू बी कवर्ड, आज हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं। 70 प्लस ऑब्जेक्टिव है। साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, जो भी स्ट्रीम के बच्चे हैं वो देख सकते हैं। ठीक है, मैंने इसमें एक चैप्टर के 70 क्वेश्चन सारे जगह से ढूंढ ढूंढ के लाए हैं और पूरे चैप्टर से अच्छे से एकदम ढूंढ के लाए हैं। मुझे नहीं लगता है कि इतने क्वेश्चन करा लेने के बाद इससे बाहर पूछा जाएगा। ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हैं 2009 से लेकर के 2026 तक के। ठीक है, इस बार जो 2026 में एग्ज़ाम हुआ है वो भी क्वेश्चन इसमें ऐड हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा इसको जूम कर ले बच्चा, बड़ा कर लेते हैं ना। देखिए, इस तरीके से क्वेश्चन आपके सारे रहेंगे। इमोजी के साथ मैंने ऐड किया है कि ताकि आपको इंटरेस्ट आए पढ़ने में, है कि नहीं। और नीचे में जो ब्रैकेट में है ये आपका एक्स्ट्रा नॉलेज है। ठीक है, एक्स्ट्रा नॉलेज कहने का मतलब चैप्टर से बाहर नहीं जाएगा, इसी में से रहेगा। ओके प्यारा बच्चा, चलिए थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं। हाँ, पहला प्रश्न, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो बताइए, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? आर्याव्रत नहीं, हुंकार नहीं, पंजाब केसरी नहीं, तो किसका किया था भाई? हिंदी प्रदीप, है कि नहीं? किसका किया था? हिंदी प्रदीप। अब आते हैं एक्स्ट्रा नॉलेज में। हिंदी प्रदीप एक मासिक पत्रिका थी। मासिक पत्रिका कहने का मतलब, जो मासिक मतलब क्या होता? मंथ, महीना, जो महीने में निकाले जाते थे, जिसे भट्ट जी ने 33 साल तक कड़ी मेहनत से चलाया था। किन्होंने? बालकृष्ण भट्ट जी ने। ठीक है, हो गया। अगला प्रश्न, रेल का विकट खेल किसकी रचना है? यदि आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से लेखक परिचय पढ़ा है तो आप लोग बता सकते हो। अगर बच्चों नहीं पढ़ा तो जाके आप जल्दी से उसको देख लो। ठीक है, रेल का विकट खेल किसकी रचना है? बताइए, रेल का विकट खेल किसकी रचना है? रेणुका की, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की, या जयप्रकाश नारायण की, या बालकृष्ण भट्ट की? तो किनका है बताइए? रेणुका का नहीं है, इनका भी नहीं है, इनका भी नहीं है, तो किनका है? भाई इनका बालकृष्ण भट्ट जी का। ओके, ये बालकृष्ण भट्ट जी की रचना है। यह भट्ट जी द्वारा रचित एक बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है जो समाज पर कटाक्ष करता है। अब देखिए, रेल का विकट खेल जो है, कटाक्ष करने का मतलब क्या होता है? कटाक्ष करने का मतलब होता है व्यंग करना। ठीक है, कटाक्ष कहने का मतलब होता है, यहाँ पे है कटाक्ष। देखिए, कटाक्ष बच्चों आपको एकदम डीपली पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। कटाक्ष कहने का मतलब होता है व्यंग करना, ताना मारना। ठीक है, तो बालकृष्ण भट्ट जी जो थे वो तो आधुनिक काल के थे। तो आधुनिक काल में क्या हुआ कि आधुनिक काल में मतलब समाज के बारे में, समाज की बुराइयां के बारे में लिखा गया, लोगों की कमी क्या है कि नहीं है। पहले क्या था? तो पहले राजा महाराजों की कहानियाँ लिखी जाती थी, उनकी बातें लिखी जाती थी, है कि नहीं। लेकिन जब आधुनिक काल आया तो उसमें बालकृष्ण भट्ट जी ने रेल का विकट खेल लिखा और उसमें जैसे जैसे रेल आए थे
है ना। जैसे जैसे रेल का मतलब कि कैसे रेल आने से पहले, रेल जैसे ही आया तो मान लो कि रेल का पटरी आएगा, है कि नहीं। ट्रेन आया तो तो समाज में बहुत सारा बदलाव आए, और उसमें क्या क्या अजीब चीज़ हुई, लोगों के साथ क्या क्या परेशानियां हुई, उसमें इन्होंने ये लिखा है बालकृष्ण भट्ट जी ने। रेल का विकट खेल बहुत ही अच्छा निबंध है, कहानी है, ठीक है। क्या है जल्दी बताओ, कमेंट करके बताओ। तो रेल का विकट खेल में बालकृष्ण भट्ट जी ने बहुत ही ताना मार के लिखा है। ताना मार के लिखने का कहने का मतलब क्या, मतलब कि घुमा फिरा करके लिखना है कि नहीं। मतलब कि उन्हें बताना तो था, लेकिन सीधे सीधे नहीं बता के घुमा फिरा के बताया, ताना मारते हुए। कैसे ताना मारते हैं, घुमा फिरा के, है कि नहीं। डायरेक्ट किसी को जब नहीं बोलते हैं तो उसको घुमा फिरा के नहीं बोलते, टोंत मारना, कि ताकि अगला को समझ में आ जाए। तो रेल का विकट खेल में इन्होंने वही चीज़ लिखा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बातचीत किस विधा की रचना है। बातचीत किस विद्या की रचना है। क्या है, आलोचना है, बताइए। आलोचना है नहीं, गीत है नहीं, कहानी है नहीं, तो क्या है, यह एक ललित निबंध है, ठीक है। या तो निबंध रहेगा ऑप्शन में, या तो ललित रहेगा ऑप्शन में, सॉरी, या तो निबंध रहेगा या तो ललित निबंध रहेगा। तो मारना ललित निबंध, निबंध जहाँ रहेगा वहाँ मार देना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा नॉलेज। ललित निबंध वह होता है जिसमें लेखक अपनी बात बड़े ही हल्के फुल्के और कलात्मक ढंग से कहता है। कलात्मक ढंग से कहने का मतलब क्या, अच्छे से बना करके कहना, है ना। जैसे कि बातचीत में क्या क्या दिया गया है, उसमें उदाहरण दिया गया है ना। और उसमें बेन जॉनसन और एडिशन के बारे में बताया गया है कि नहीं। अब एक सवाल आपके लिए, 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी और किसने सुनी। 16 वर्ष के उपरांत किसने किसके मुख से एक बात सुनी, कमेंट करके जरूर जाना, ठीक है। चलो अगला प्रश्न पे जाते हैं। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। तो बहुत ही आसान सवाल है, आप लोग देखते ही टिक मार दोगे। कौन है बताइए, बालकृष्ण भट्ट जी हैं। अब देखो यहाँ पे नीचे में क्या लिखा हुआ है। बालकृष्ण भट्ट को आधुनिक हिंदी गद्य का निर्माता और उन्नायक माना जाता है। बालकृष्ण भट्ट आधुनिक काल में, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि जैसे आधुनिक काल आया, आधुनिक काल में क्या हुआ कि लोगों की समस्याओं के बारे में लिखा गया। गद्य मतलब उस टाइम प्रोज लिखा गया, जिसमें बालकृष्ण भट्ट जी ने बातचीत लिखा है कि नहीं। तो लोगों को धीरे धीरे पढ़ने में और आसान होने लगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है। जल्दी से जवाब दो। भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, या रामविलास शर्मा ने, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल ने, है कि नहीं। क्या हो जाएगा आंसर, रामचंद्र शुक्ल। ओके, अब देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने यह तुलना उनकी लेखन शैली और निबंधों की गहराइयों को देख कर की थी। जैसे बालकृष्ण भट्ट जी जो थे वो बहुत ही गहराइयों में बातें लिखा करते थे, है कि नहीं। और इतनी और ऐसा लिखते थे ना कि लोगों को समझ में आ जाता था आसान भाषा में, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। देखो जो तुमसे हम क्वेश्चन पूछे थे वो आ गया। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी। तो बताओ, रॉबिन्सन क्रूसो 16 वर्ष तक कहाँ रहता था, कहाँ था वो। तो वो जंगली जानवरों के बीच रहता था, ठीक है। तो बताइए, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी। एडिसन के मुख से, संडे के मुख से, स्टील के मुख से, या फ्राइडे के मुख से। जल्दी बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ना एडिशन, ना संडे, ना स्टील। इसका आंसर हो जाएगा हमारा फ्राइडे के मुख से, ठीक है। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी। तो फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं एक्स्ट्रा नॉलेज में। रॉबिन्सन क्रूसो एक काल्पनिक पात्र है जो सालों तक निर्जन द्वीप पर इंसान से दूर रहा था। कहाँ पर रहा था, तो निर्जन द्वीप पर। ये देखिए, निर्जन
द्वीप पर। ओके, और यह एक काल्पनिक पात्र है। क्या पात्र है? काल्पनिक है, मतलब कि इमेजिनेशन ये कैरेक्टर है। कौन? रॉबिन्सन क्रूसो। पात्र का मतलब क्या होता है बच्चों? आप लोग बताओ, पात्र का मतलब क्या होता है? पात्र का मतलब होता है क्या? कैरेक्टर। जैसे होता है ना कि इस कहानी में सबसे मुख्य पात्र कौन है, ठीक है, वैसे ही। अगला प्रश्न पे आते हैं हम। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए लखनऊ उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी मथुरा उत्तर प्रदेश, या इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, या वाराणसी उत्तर प्रदेश। जल्दी बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्या? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। आप लोग भी आंसर देखते जाना और कितना आप लोगों का सही हो रहा है वो भी आप लोग देखना, ठीक है। और अगर सही नहीं होता है, जो भी गलत होता है उसको एक कॉपी में लिखो और उसको फिर से पढ़ो और फिर से ऑब्जेक्टिव का टेस्ट देने जाओ, जैसा कि यहाँ पे हम करा रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे एक्स्ट्रा नॉलेज। इलाहाबाद को अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है और यहीं से उन्होंने हिंदी प्रदीप निकाला था। एक और सवाल आपके लिए, आपके फ़ोन की स्क्रीन पे, हिंदी प्रदीप मासिक पत्र ठीक है प्यारे बच्चों, कहाँ थे हम लोग? हाँ, ये तो हम लोग कर लिए। हाँ, हमारा प्रश्न ये था तुमसे कि हिंदी प्रदीप निकालना प्रारंभ कब हुआ था? जल्दी से हमें कमेंट करके बताओ। चलो मैं बता देता हूँ कब हुआ था। 1877 में, ठीक है। और अब मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये कितने वर्षों तक चला था? ये तो तुम बताना ही, ठीक है। इसका जवाब तो तुम्हें ही बताना होगा। ओके, चलिए तब तक हम आगे बढ़ते। कमेंट कर देना आंसर, ठीक है। चलो अगला प्रश्न, ये लो आ ही गया वो। भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप निकालना कब प्रारंभ किया था? बताओ, अभी तो हम बता दिए, बताओ। 1877 ईस्वी में, 1888 88। अच्छा ये बताओ, किसको किसको हिंदी में 1 से लेकर 100 तक पूरे अच्छे से बोलने आता है? क्योंकि हम तो भाई गड़बड़ा जाते हैं बीच बीच में, ठीक है। चलिए मजाक मस्ती से दूर होके, हाँ, भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप निकालना कब प्रारंभ किया था? 1877 में, 1888 में, 1890 में, या 1895 में? तो बताइए। तो इसका आंसर मैंने अभी अभी आपको बताया, 1877 में। ओके, चलिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से ही उन्होंने इस पत्रिका की शुरुआत की थी। अब देखो, एक बात तुमको हम बता देते हैं एकदम इम्पॉर्टेंट, कोई नहीं बताया होगा यूट्यूब पे। भारतेंदु युग जो है ना, भारतेंदु युग आता है ना कि कौन सा लेखक किस युग के हैं, आता है भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, ये सब होता है ना। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से ही उन्होंने इस पत्रिका की शुरुआत की थी। कौन सी पत्रिका? हिंदी प्रदीप। कब की थी? 1877 में। कितने सालों तक चलाई? 33 वर्षों तक। लिख देता हूँ, ठीक है। कब शुरू की? 1877 में। कितने वर्षों तक चलाया? 33 वर्षों तक, ठीक है। अब बताते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से ही उन्होंने इस पत्रिका की शुरुआत की थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है ना, भारतेंदु हरिश्चंद्र के ही नाम से भारतेंदु युग आया था, क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र जो थे उन्होंने ही वो ये क्या कहते हैं, भारतेंदु युग में लिखना प्रारंभ किया था। कौन सा? ये समाज की बुराइयों के बारे में लोगों को बताना शुरू किया है कि नहीं। पहले तो लिखा जाता था, राजा महाराजा की बातें लिखी जाती थी, कौन सा युद्ध कौन जीत गया ये वो लिखी जाती थी, है कि नहीं। लेकिन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ही शुरुआत करी थी, तभी इन्हीं के नाम से भारतेंदु युग रखा गया, ठीक है। और अगर आपको देखना है, पूरा हिस्ट्री आपको जानना है कि क्या है भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, और भी बहुत सारे युग होते हैं, कौन सा काल है, आधुनिक काल, भक्ति काल, रीति काल, ये सब के बारे में अगर आप कंफ्यूज करते हो तो कमेंट करके बता देना कि सर जी, भैया जी, गुरु जी, हम बहुत ये समय कंफ्यूज हैं, तो मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेकर के आ जाऊंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
बातचीत के माध्यम से लेखक क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत की शैली, भाषण की शैली, संवाद की शैली या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए, बातचीत के माध्यम से बातचीत के माध्यम से लेखक क्या बतलाना चाहते हैं? आप लोग में से किसी को पता है? भाषण की शैली, संवाद की शैली या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जवाब हो जाएगा बातचीत की शैली। ठीक है प्यारे बच्चों, बातचीत की शैली बताना चाहते हैं बातचीत के माध्यम से। लेखक के मुख्य उद्देश्य यह बताना है कि हम खुद से बात करके भी खुशी पा सकते हैं। अरे कुत्ता बहुत भौंक रहा है। लेखक का मुख्य उद्देश्य यह बताना है कि हम खुद से बात करके भी खुश पा सकते हैं। मतलब लेखक बताते हैं कि बातचीत करने का मुख्य उत्तम तरीका क्या है? तो अवाक होकर अपने से बातचीत करना, खुद से बातचीत करना, अपने मन से बातचीत करना, है कि नहीं? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? एकांकी है, कहानी है? अरे कुत्ता एक सेकेंड रुकना। तो प्यारे बच्चों, आप लोग देख रहे हो कुत्ता बहुत देर से भौंक रहा है। हमने काफ़ी देर इंतजार कर लिया, लगता है हम नहीं सुनिएगा। वो छोड़िए, आप लोग उस पर ध्यान नहीं देना है, मेरी बातों को बस ध्यान से सुनिएगा। ओके, चलिए। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? एकांकी है, कहानी है, यात्रा संस्मरण है या ललित निबंध है? तो यह एक ललित निबंध है। ठीक है, क्या है? ललित निबंध है। ललित निबंध है। ओके, निबंध का यह प्रकार पाठक को विषय से भावनात्मक रूप से जोड़ देता है। क्या? निबंध। निबंध में सारी चीज़ें होती है ना, जैसे कि एग्ज़ाम में आता है ना कि निबंध लिखिए, आप इस विषय पर निबंध लिखें। जैसे कि बाढ़ की समस्या पर निबंध लिखें, तो आप उसमें बाढ़ की समस्या क्या है, कैसे होती है, इसको कैसे रोकें, है कि नहीं, इससे कैसे बचाव करिए, सारी चीज़ें आप लिखते हो, है कि नहीं? तो इसमें आपको अच्छा भी लगता है, आपको कुछ सीखने को मिलता है। तो ये वही चीज़ है। ठीक है, आगे। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संवाद में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? तो यह क्या है? संवाद में सबसे महत्वपूर्ण आत्मीयता। क्या है? आत्मीयता। ठीक है, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आत्मीयता। ओके, आत्मीयता का अर्थ है सामने वाले के साथ जुड़ाव महसूस करना, बिना इसके बातचीत फीकी है। जुड़ाव कहने का मतलब कि मान लो कि तुम अपने दोस्त को कुछ बोल रहे हो, ठीक है, अपने साथी को कुछ बोल रहे हो। अब ये नहीं कि आप बोल रहे हो और उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि नहीं, आप उसके फीलिंग समझ ही नहीं पा रहे हो। होता है ना, तुम मेरी फीलिंग समझ पा रहे हो, हम कुछ बोल रहे हैं, तुमको कहाँ कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यही होता है कि आत्मीयता सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए संवाद में, बातचीत में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान 1 सुजान, सद्भाव का अभाव या परीक्षा गुरु? तो बताइए कौन सा नहीं है? तो परीक्षा गुरु इसमें से नहीं है। ठीक है, परीक्षा गुरु नहीं है। और नूतन ब्रह्मचारी है, 100 अजान 1 सुजान है, सद्भाव का अभाव है, परीक्षा गुरु इसमें से नहीं है बालकृष्ण भट्ट की। ठीक है, परीक्षा गुरु को, तो परीक्षा गुरु किसकी है भाई? तो परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है, जिसे देख रहे हो कितना कुत्ता भौंक रहा है यार। परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है, जिसे लाला श्रीनिवास दास ने लिखा था। परीक्षा गुरु के लेखक कौन थे? तो लाला श्रीनिवास दास जी थे। ठीक है, और बालकृष्ण भट्ट जी का तो लिखा हुआ है ही, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान 1 सुजान, सद्भाव का अभाव, और भी बहुत सारा है। आप लेखक परिचय एक बार जाके देखना, मेरा वीडियो याद हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का क्या नाम था? हम बताए थे आपको, ठीक है, हम बताए थे। देनी प्रसाद भट्ट, बेनी प्रसाद भट्ट, टेनी प्रसाद भट्ट या सैनी प्रसाद भट्ट? उनके पिता एक सम्मानित व्यापारी थे, जबकि उनकी मां ने उन्हें पढ़ने की प्रेरणा दी थी। किनकी मां ने? बालकृष्ण भट्ट की मां ने बालकृष्ण भट्ट को स्टार्टिंग में शुरुआती शिक्षा किनसे प्राप्त हुई? तो उनकी माँ से। और उनकी माँ क्या थे? एक सुसंस्कृत महिला थी। ठीक है, और उनके पापा क्या थे? एक
व्यापारी थे, एक बिजनेसमैन थे। तो उनके पापा बिजनेसमैन थे, तो घर में तो भाई रहेंगे नहीं, वो तो रहेंगे बाहर ही। तो बाहर रहते थे और वो बिजनेस करते थे, और इनकी माता घर पे रहती थी। तो स्टार्टिंग में इनकी माँ ने ही इनको लालसा जगाई, इनके पढ़ने के प्रति जिज्ञासा जगाई। ठीक है। तो बाल कृष्ण भट्ट जी के पिता का नाम क्या है? बेनी प्रसाद भट्ट। ओके, क्या है? बेनी प्रसाद भट्ट। चलिए अब अगला प्रश्न पे जाते हैं। भट्ट जी का जन्म कब हुआ था? यहाँ तुम लोग फंसोगे, गारंटी है, यहाँ तुम लोग फंसोगे। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जो मेरा लेक्चर देखा होगा वो फंसेगा। ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों, भट्ट जी का जन्म बता दीजिए कब हुआ था? 23 जून 1844 को, 20 जुलाई 1902 को, 18 दिसंबर 1834 को, या 3 जून 1844 को? तो जल्दी से हमें बताएं कि इनका जन्म कब हुआ था। ले भाई, भूल गए? इनका जन्म हुआ था 23 जून 1844 को। ठीक है। चलिए, उनका जन्म उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुआ था। ये एक एक्स्ट्रा नॉलेज। कहाँ हुआ था? प्रयागराज में। चलिए अगला प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? विद्वत्तापूर्ण बात करना, तर्कपूर्ण बात करना, भीड़ से बात करना, या अवाक होकर अपने से बातचीत करना। मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले कि बातचीत करने का उत्तम तरीका क्या है, तो अवाक होकर अपने से बातचीत करना। ठीक है। लेखक के अनुसार खुद से बात करना संसार का सबसे बड़ा सुख है। अब देखिए, एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझाते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कि आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है, और आप 75 आदमी से पूछ रहे हैं कि कैसे करें कैसे नहीं करें। अरे सलाह लेना है, ठीक है, लेकिन इतना भी नहीं ले लेना है कि आप उसी में आपको बहुत आदमी भड़का दे कि कोई ये प्रॉब्लम बताए, कोई दूसरा दिक्कत बताए, कोई दूसरा समस्या बताए, है कि नहीं। अगला आदमी कुछ अपने हिसाब से कुछ बताएगा, अगला आदमी फिर कोई और अपने हिसाब से कुछ बताएगा, तो आप सबसे पूछेंगे, ये गलत बात है। इससे अच्छा आप खुद से बातें कीजिए कि क्या करना सही रहेगा, क्या गलत रहेगा, हमें क्या आगे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है। खुद से बातचीत करिए, खुद से बातचीत करिए, और संसार का सबसे बड़ा सुख यही है। बात करने के लिए कहाँ तुम ढूंढोगे यार इस दुनिया में? कोई है कि नहीं है? कोई नहीं है। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अवाक होकर अपने से बातचीत करना। ठीक है। लेखक के अनुसार खुद से बात करना संसार का सबसे बड़ा सुख है। ठीक है। आगे बढ़ो। जैसा काम वैसा परिणाम किसका प्रहसन है? प्रहसन का मतलब क्या होता है? हंसी मजाक वाला नाटक जिसमें समाज को सीख दी जाए। ठीक है। प्रहसन का मतलब क्या होता है? हंसी मजाक वाला नाटक जिसमें समाज को सीख दी जाए। ऐसा नहीं कि नाटक कर दिए, कुछ अते पते नहीं चला क्या है नहीं है। इस नाटक से आपको क्या शिक्षा मिली, है ना? बचपन में आपने पढ़ा होगा कि इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली। तो कहानी और नाटक ऐसा पढ़िए कि जिससे आपको कुछ शिक्षा मिले, ये नहीं कि बस टाइम पास के लिए पढ़ लिए, कोई फ़ायदा नहीं। अपना समय वहीं दीजिए जहां आपको फ़ायदा हो, उसी काम में। ठीक है। तो जैसा काम वैसा परिणाम किसका प्रहसन है? रामधारी सिंह दिनकर जी का है? नहीं। बालकृष्ण भट्ट जी का है? जी हाँ। जयप्रकाश नारायण? नहीं। मोहन राकेश? नहीं। तो जैसा काम वैसा परिणाम किसका प्रहसन है? तो बालकृष्ण भट्ट का। ठीक है। आगे, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? अब आ गया क्या युग। तो बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? प्रसाद युग, द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, या स्वातंत्र्योत्तर युग? तो बताइए। ये थे भारतेंदु युग के प्यारे बच्चों। कौन सा युग? भारतेंदु युग। भारतेंदु युग हिंदी गद्य का स्वर्णिम काल माना जाता है। अब स्वर्णिम काल का, एक सेकेंड रुकना। तो पता है, कोई भी काम करने चलो ना तो कुछ ना कुछ डिस्टर्ब हो ही जाता है। अभी देखो ना, अभी हम आपको पढ़ा रहे थे और उधर मोटर में पानी ख़त्म हो गया।
अब जाना पड़ा चालू करने, ऊपर से आंटी आके बोल रही कि पानी ख़त्म हो गया है कि नहीं है। अब आंटी को चालू करने ही नहीं आता है, वैसे हम भी तो रेंटर ही हैं भैया है कि नहीं। चलिए तो बताते हैं हम, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? तो वो थे भारतेंदु युग के निबंधकार। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, भारतेंदु युग हिंदी गद्य का स्वर्णिम काल माना जाता है। स्वर्णिम काल कहने का मतलब क्या? देखिए, स्वर्णिम काल कहने का मतलब होता है कि जब किसी समय में, काल का मतलब समय होता है, काल का मतलब समय होता है, स्वर्णिम का मतलब होता है जब किसी चीज़ का ज़्यादा तरक्की हो, उस समय में किसी चीज़ का ज़्यादा तरक्की हो। अब देखिए, गद्य का मतलब, गद्य का मतलब तो जानते ही आप लोग, गद्य खंड, काव्य खंड, है कि नहीं। तो भारतेंदु युग में गद्य खंड, हिंदी गद्य का स्वर्णिम काल माना जाता है। मतलब भारतेंदु युग में सबसे ज़्यादा उस समय में तरक्की हुई थी, किसकी? हिंदी गद्य का। ठीक है, हिंदी गद्य का, हिंदी गद्य खंड का, भारतेंदु युग में। अब आपको थोड़ा और हिस्ट्री लेके चलते हैं भारतेंदु युग के बारे में। तुमको तो पहले बताए थे कि भारतेंदु युग का नाम कैसे रखा गया, तो क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पे रखा गया, क्योंकि उस समय लगभग, बताते हैं, उस समय लगभग भारतेंदु युग जो है ना, एक नाम था भारतेंदु हरिश्चंद्र। बच्चों यहाँ पे लिखाएगा तब ना, भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पे रखा गया था। ठीक है, उसके बाद भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पे रखा गया था। लगभग 1868 में, लगभग 1868 से 1900 तक, कितना तक? 1900 तक वो हिंदी साहित्य के सबसे बड़े नेता और लेखक थे। कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी 1868 से लेकर के 1900 तक के सबसे बड़े नेता और लेखक थे। इससे पहले लेखक सिर्फ राजा, महाराजा, भगवान की बातें लिखा करते थे। ठीक है, उनके बारे में लिखा करते थे। लेकिन भारतेंदु युग में लेखकों ने देशभक्ति, समाज की बुराइयां, है कि नहीं, समाज के बारे में, समाज की अच्छाई के बारे में, समाज की बुराई के बारे में, देशभक्ति के बारे में, जनता की समस्याओं के बारे में, गरीबी पर लिखना शुरू किया। ठीक है, तब भी भारतेंदु युग हिंदी गद्य का स्वर्णिम काल माना जाता है। बच्चों, हम आपको पढ़ाएंगे तो पढ़ाने के पीछे उसका वजह देंगे, वो क्यों लिखा गया, क्या है उसके पीछे, है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? संयोगिता स्वयंवर एक आएगा और एक दमयंती स्वयंवर आएगा। ठीक है, तो स्वयंवर लास्ट में है तो कंफ्यूज नहीं करना, स्वयंवर से कंफ्यूज नहीं करना। संयोगिता स्वयंवर जो है वो है श्रीनिवास दास की रचना। किनकी रचना है? संयोगिता स्वयंवर श्रीनिवास दास की रचना है। और दमयंती स्वयंवर जो है वो बालकृष्ण भट्ट की रचना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? देखिए आया ना, एक था कौन सा? संयोगिता स्वयंवर और एक था दमयंती स्वयंवर। तो ये संयोगिता स्वयंवर किनकी रचना है? श्रीनिवास दास की, और दमयंती स्वयंवर बालकृष्ण भट्ट की है। दमयंती स्वयंवर बालकृष्ण भट्ट जी की है। यह भट्ट जी के द्वारा लिखा गया एक बेहतरीन नाटक है। क्या है? दमयंती स्वयंवर जो है क्या है? नाटक है। नाटक, और नाटक को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ड्रामा। क्या बोलते हैं? ड्रामा बोलते हैं। चलिए अब आगे। बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? तो बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? क्रोधपूर्ण, हल्का और स्वच्छ, भारी और बोझिल, या इनमें से कोई नहीं। अब देखो, कितना बच्चा ये नहीं भी पढ़ेगा ना इस चैप्टर को तो आराम से टिक मार सकता है। मान लीजिए बातचीत से क्या होता है, आदमी गुस्सा हो जाता है थोड़ी ना, है कि नहीं। और क्या दिमाग एकदम पूरा भरा भरा हो जाता है, गुस्सा आ जाता है थोड़ी, कि हल्का और स्वच्छ हो जाता है। बातचीत करने से क्या होता है? हल्का और स्वच्छ
हो जाता है। बात करने से मन की सारी कड़वाहट और तनाव दूर हो जाते हैं। अब जैसे कि देखो हम तुमको बताते हैं कैसे। मान लो कि तुम बहुत बड़ा भारी स्ट्रेस टेंशन में हो, एकदम बहुत बड़ा टेंशन से एकदम जूझ रहे हो भैया। तुम्हारा 10th में मार्क्स आ गया ख़राब। अब तुम भैया टेंशन में हो, अकेले अकेले घुट घुट के जी रहे हो या मस्त एकदम सैड सॉन्ग सुन रहे हो और सोच रहे हो कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है कि नहीं। अब तुमको जैसे लग रहा है कि हमारा ज़िंदगी बर्बाद है। तो उस समय में अगर तुम किसी सीनियर अपने बड़े भैया से बात करोगे 25 वर्ष के ऊपर से, या तो अपने पापा से पापा से बात मत करना भाई, वो तो डांट देंगे। भैया से बात करना, तो वो कहेंगे कि ज़्यादा टेंशन नहीं लो। 10th का जो मार्कशीट है वो आपको डेट ऑफ बर्थ सुधारवाने के नाम पे आता है। और कितने बच्चे यहाँ पे कहेंगे कि सर जानते हैं 10th का जो सर्टिफिकेट होता है उस पर सरकारी नौकरी भी लगता है। तो हम कहेंगे तुमसे, बच्चा सुनो, 10th जो होता है ना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, अरे यार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो होता है ना, उसमें 45, 50 या तो 55% खोजता है, उससे ज़्यादा नहीं खोजता है, चाहे कोई भी कैटेगरी का हो। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एडिशन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, 4 व्यक्ति या 5? 150 रुपया देगा। ठीक है, चलिए एडिशन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? तो भैया 2। एडिशन के अनुसार असल बातचीत 2 व्यक्तियों में हो सकती है। क्यों? क्योंकि अगर 2 व्यक्ति बात करेगा, दोनों आपस में एक दूसरे को दुख कहानी, दुख दर्द पीड़ा समस्या सब सुनाएगा, है कि नहीं। वो उसको मोटिवेट करेगा, ये इसको मोटिवेट करेगा, एकदम अंदर की बातें खुल के बोलेगा। अगर कहीं 3 गो हो गया भैया, फिर समस्या है, फिर तो बेकार हो जाएगा, है कि नहीं। फिर वो बात ही कहाँ। समझ में आया? तो असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? 2। किन्होंने कहा था? एडिशन ने। और एक और सवाल सुन लो, बेन जॉनसन ने क्या कहा था? बेन जॉनसन साहब ने कहा था कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। यदि व्यक्ति कोई नहीं बोलेगा तो आप कैसे जान पाएंगे कि उसका स्वभाव कैसा है, वह बोलता कैसे है, वह गुस्से वाला है कि शांत वाला है। उसके स्वभाव, उसका नेचर आपको तब पता चलेगा जब आप उनसे बात करोगे या वो आपसे बात करेगा, है कि नहीं। अब मान लो तुम भी चुप है, सामने वाला वो भी चुप है, अब उसके मन में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये तो बात करने के बाद ही पता चलेगा, है कि नहीं। तो ये कौन कहते हैं? बेन जॉनसन साहब कहते हैं कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। ठीक है, लगता है बच्चों फिर से समस्या हमारे पास आ रही हैं। 1 सेकेंड रुक जाओ, चलो शुरू करते हैं। नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? बताइए। नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? भजन, नांदी पाठ या मंगलाचरण या भारती? तो उसे कहा जाता है नांदी पाठ। ठीक है, अब जैसे कि देखिए, नाटक का मतलब क्या? ड्रामा। अब नाटक क्या है? कोई लिखता है कि नहीं, कोई स्टेज पे करता है, कोई कुछ करता है कि नहीं है। तो नाटक के प्रारंभ का मतलब शुरू। तो नाटक शुरू होने से पहले मंगल पाठ, पूजा पाठ करते हैं ना, तो उसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं नांदी पाठ। जैसे कि आप कोई शुभ कार्य कर रहे हो तो आप करते हो ना गणेश पूजा, है कि नहीं, पूजा करते हो आप स्टार्टिंग में। तो वैसे ही नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को नांदी पाठ कहते हैं। मंगल पाठ करने का मतलब शुभ कार्य की, ताकि आगे कोई बाधा ना हो, है कि नहीं, बीच में कुछ रुकावट ना आ जाए, एकदम सही से चले हमारा कार्यक्रम। ठीक है, नंदी पाठ ईश्वर की स्तुति होती है ताकि नाटक बिना किसी बाधा के पूरा हो सके। ठीक है, चलो
आगे अब, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा? अभी अभी मैंने आपको बताया कि यह किसने कहा। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा? बेन जॉनसन ने कहा। ठीक है, किसने? बेन जॉनसन ने। यानी जब तक आदमी बोलता नहीं उसके गुण और दोष का पता नहीं चलता। इसका बारे में मैंने आपको पहले ही समझा दिया है एग्जाम्पल दे करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है, यहाँ पे पूछ रहा है। ध्यान दीजिएगा, कितने बच्चे ऐसे हैं ना कि ये देखते ही नहीं है क्या लिखा है नहीं लिखा है, बस बोलते सर हम तो सही मार के आए थे, पता नहीं गलती कैसे हो गया। तो पद्मावती, मेघदूतम, वीणी संहार या मेघनाथ वध, बताइए कौन सा होगा? बच्चों हमको जा करके गेट खोलना पड़ा यार, भैया आए हुए थे ना इसलिए। चलिए, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? पद्मावती, मेघदूतम, वीणी संहार या मेघनाथ वध। तो इसमें हो जाएगा आपका जवाब, बताइए बताइए बताइए, ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दें? चलो ठीक है, लॉक कर देते हैं, सही जवाब है आपका। मेघदूतम संस्कृत के महान कवि कालिदास की रचना है। ठीक है, और बाकी सब क्या है? बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। ठीक है, आगे बढ़ें। चलो, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल। पता है आज एकदम डिस्टर्ब हो रहे हैं, बार बार कोई ना कोई आ जा रहा है यार, दिमाग का दही कर रहा है हमारा। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? तो कौन से काल है वो? आधुनिक काल। कौन सा काल? आधुनिक काल। आधुनिक काल में हिंदी गद्य का सबसे ज़्यादा विकास हुआ। मैंने आपको इसके बारे में हिस्ट्री बता दिया है पहले ही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते, जल्दी तो फिर कोई आ जाएगा। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? अफ्रीका के, भारत के, यूरोप के, कनाडा के। तो इसका जवाब हो जाएगा क्या? यूरोप के। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहने का मतलब क्या? आर्ट का मतलब होता है कला, ऑफ का मतलब होता है का, कन्वर्सेशन का मतलब होता है बातचीत करना। तो बातचीत करने की कला सबसे ज़्यादा कहाँ फेमस है? तो यूरोप के लोगों में। जानते हो यूरोप का लोग ऐसे बात कर, कभी तो हम गए तो नहीं है लेकिन किताब में चूँकि दिया हुआ है तो हम बता रहे हैं। यूरोप का लोग ऐसे बात करेगा ना एकदम बहुत ही मीठा आवाज़ में, चाहे कितना भी वो गुस्से में क्यों ना हो, एकदम शांत से आपको बोलेगा प्यार से, बाबू जो हम आपको दे रहे हैं उसे आप याद कर लीजिएगा, ठीक है? बस यूँ ही। क्यों हम आपसे प्यार से बात नहीं करते हैं क्या? आपसे ही पूछ रहे हैं। ठीक है, यूरोप के लोग अपनी बातचीत में बहुत ही मीठे और चतुर संवादों का प्रयोग करते हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा क्या बच्चों? यूरोप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब। रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? बताइए कितने वर्षों तक मुख देखने को नहीं मिला? 10 वर्ष, 16 वर्ष, 12 वर्ष या 18 वर्ष? तो नहीं 18 वर्ष, नहीं 12 वर्ष, नहीं 10 वर्ष, आंसर हो जाएगा 16 वर्ष। 16 वर्ष इज द राइट आंसर। ठीक है, इतने सालों तक वह केवल जानवरों के बीच रहा था। कौन? रॉबिन्सन क्रूसो। अब मान लीजिए कि आप जानवर के बीच में रहिएगा तो आपका स्वभाव कैसा हो जाएगा? आप कुछ बोलिएगा नहीं ना? तो बस यही हाल था इनका भी। आगे बढ़ते हैं। असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है? एडिसन, बेन जॉनसन, स्पेंसर या मिल्टन? तो इसमें होगा ना मिल्टन, ना स्पेंसर, ना बेन जॉनसन। बेन जॉनसन सब क्या कहते हैं? वो तो कहते हैं कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। असल बातचीत 2 व्यक्ति कौन बोले थे? तो ये एडिसन साहब जी बोले थे हमारे। ठीक है, तीसरे व्यक्ति के आते ही बातचीत का लहजा बदल जाता है। ठीक है, और बच्चों तुमको एक बात मैं लास्ट में बताऊंगा, जरूर ध्यान से सुनना। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? मैला आंचल, 100 अजान एक सुजान, गोदान, अंतराल? तो इसमें हो जाएगा आपका आंसर 100 अजान एक सुजान, बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। ठीक है, 100 अजान एक सुजान भट्ट जी का सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है। ध्यान देना, सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है कौन सा? 100 अजान एक सुजान सबसे प्रसिद्ध है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं।
किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। अगर आपके पास वाक्य शक्ति नहीं रहेगी तो आप बोल पाएंगे। वाक्य शक्ति कहने का मतलब क्या, बोलने की क्षमता। मान लीजिए कोई गूंगा है तो क्या, गूंगा है तो क्या वो बोल पाता है, नहीं ना, बस सिंपल। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, वाक्य शक्ति। ठीक है, वाक्य शक्ति वह वरदान है जिसके कारण हम अपनी भावनाओं को दूसरे तक पहुंचाते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला आता है, बताइए। रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला आता है। तो दो हमजोली सहेलियों की, पता है बच्चों, मैं ना मतलब खुल के नहीं बोल पा रहा हूँ। जैसे लग रहा है कौन कोई आ रहा है, जैसे लग रहा है कोई आ रहा है कि नहीं, बस उसी डर से हाँ खैर छोड़िए। रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला आता है, तो दो हमजोली सहेलियों की बातचीत में। ओके, सहेलियों की बातचीत इतनी मधुर और गहरी होती है कि उसमें रस का धारा बहती है। आगे, बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन सी है, बातचीत, रोज, जूठन, प्रगीत और समाज। तो इसका आंसर हो जाएगा बातचीत। बातचीत भट्ट जी की एक विश्व विख्यात निबंध है। ठीक है, कौन सा निबंध है, विश्व विख्यात। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है, बताइए कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। तो यह है परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास ने लिखी थी। यह बोर्ड का बहुत ही पसंदीदा सवाल है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, यह बोर्ड का बहुत ही पसंदीदा सवाल है। परीक्षा गुरु बालकृष्ण भट्ट जी की नहीं है, बाकी ये बालकृष्ण भट्ट की है। ठीक है, बाल विवाह किसकी रचना है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है, जयशंकर प्रसाद या बालकृष्ण भट्ट या जयप्रकाश नारायण। बताइए बाल विवाह किसकी रचना है। तो जाहिर सी बात है, हम चैप्टर पढ़ रहे बालकृष्ण भट्ट जी का, तो उन्हीं का होगा, है कि नहीं। मान लीजिए यही क्वेश्चन अगर घुमा के पूछ दे सारा चैप्टर मिला के, तो आप कंफ्यूज कर जाइएगा, है कि नहीं। हाँ, तो इसको याद रखना है और हाँ बोलते हो। भट्ट जी ने सामाजिक बुराइयों पर भी खूब लिखा है। ठीक है, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था। बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था, इसका जवाब आप मुझे कमेंट में दे करके जाना। ठीक है, वे लगभग 70 वर्ष की आयु तक हिंदी साहित्य की सेवा करते रहे। कितने वर्ष तक, 70 वर्ष तक। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मैं ये सब जो पढ़ा रहा हूँ ना, मेरे पास वो ना फ़ोन है। ठीक है, मैं ये सब फ़ोन का फ़ोटो बना देते हैं। मैं ये सब ना एक फ़ोन से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, फ़ोन से। फ़ोन जो है ना हमारा वो है 332, बहुत हैंग करता है। ठीक है, और 70 क्वेश्चन अगर है, तो अगर मैं इतना डिटेल में बताता हूँ कि 70 क्वेश्चन बनाने में पता है आपको कम से कम तो 1 घंटा से ऊपर चला जाएगा। और अगर हम 1 घंटा का वीडियो बना दिए ना, तो फ़ोन जो है ना बहुत हैंग करने लगता है। एक वीडियो हम बनाते हैं और उसको अपलोड करते हैं, फिर उसको हम डिलीट करते हैं, तब जाके हम दूसरा नेक्स्ट वीडियो आप लोग के लिए पढ़ाते हैं, है कि नहीं। नेक्स्ट वीडियो आप लोग के लिए बनाते हैं, तब जाके होता है ऐसा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और इसका 2 पार्ट में आएगा। 70 क्वेश्चन है और इससे बाहर क्वेश्चन बनता ही नहीं है। जितने भी सवाल क्वेश्चन बने जाते हैं इस चैप्टर से, वो सारे सवाल इसमें हैं, इससे बाहर आपका नहीं बना जाएगा। ठीक है, और प्यारे बच्चों, एक बात आप लोग के लिए एक और है कि ये चैप्टर पूरा ख़त्म होने के बाद, जैसे कि मैं इस चैप्टर का लेखक परिचय है ना, उसके बाद फिर लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसके बाद फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसके बाद फिर समरी यानी कि सारांश, और उसके बाद लास्ट में आप लोगों के लिए एक बहुत ही ख़तरनाक लेवल का नोट्स बनाया हूँ। उसी से जितने भी उसी नोट्स से ये सारे क्वेश्चन घुमा फिरा के बनाए गए हैं कि ताकि वो नोट्स मैं आपको दे दूँ और वो नोट्स आप पढ़ के भी आप जा सकते हो और बोर्ड में अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो फ़िलहाल आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में आप लोग देखिएगा 35 क्वेश्चन, और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे। तो तब तक के लिए बाय और थैंक यू। और एक बात, अरे कहाँ गया, और एक बात, मुन्नी देवी एकेडमी आप लोग सब्सक्राइब कर देना यार, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दो। ठीक है,
और अगर मेरा समझाने का तरीका समझ नहीं आ रहा तो मुझे बताना, मैं उसे और चेंज करूँगा और अच्छे तरीके से समझाऊँगा और डीपली समझाऊँगा, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आपको बस समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों लाइक करना नहीं भूलिएगा और दोस्तों के पास भी शेयर कर दो, और अगर आप नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। ओके, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।